नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में। हम हाजिर हैं अपने विषय हिंदी के साथ। किसी भी भाषा को यदि एक पदार्थ माना जाए तो जिस प्रकार पदार्थ की संरचना होती है ठीक उसी प्रकार भाषा की भी संरचना होती है। जैसे पदार्थ परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक आदि से बनकर बनता है, उसी प्रकार भाषा भी वर्ण, शब्द, पद, वाक्य के योग से बनती है। साथियों, जब हम सभी को ये मालूम ही है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, तो ठीक उसी प्रकार इस भाषा रूपी पदार्थ यानी हिंदी रूपी पदार्थ की भी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं इस भाषा रूपी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई वर्ण का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तथापि इसकी भी अपनी एक परिभाषा है और उसे परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके और अलग अलग शब्दों में इस बिंदु को परिभाषित किया गया है। जैसा कि कुछ लोगों ने परिभाषित किया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार ये वर्ण की परिभाषा है। अब अगली, जैसा कि ये है कि भाई अखंड ध्वनि, तो अखंड ध्वनि की खंड अब ए, ई, उ, री मूल वर्ण है, ये मूल स्वर है। क, ख, च, ट आदि भी वर्ण है। इन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। साथियों, अब हम बात करें वर्ण भेदों की कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। वर्ण के भेद, जहां तक मैं मानता हूं सभी जानते होंगे कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। और वे दो कौन कौन से होते हैं ये भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम आरंभ से ही पढ़ते आए हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, जिनमें एक स्वर है तो दूसरा व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब आप सभी
स्वर और व्यंजन तो जानते हैं, परंतु अभी भी असमंजस में स्थितियां ये रहती हैं कि अक्सर जब ये पूछा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो परिभाषा की अपेक्षा हम स्वर ही बता देते हैं। ए, आ, ई, उ, आदि का नाम हम बताते हैं। वे स्वर के तत्व हैं, न कि वे परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है, यानी किसे कहते हैं? तो स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है। इनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों यानी व्यंजनों की सहायता नहीं होती। अतः इसकी परिभाषा बनती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये परिभाषा है, जैसा कि अक्सर ये लिखा होता है, जो व्याकरण की किताबें होती हैं उसमें लिखा होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। अब दूसरे वर्ण है कौन? दूसरे वर्ण अगर हम बात करें तो आ के उच्चारण में ए दो बार आता है तब आ बनता है, लेकिन ए स्वयं अपने आप में क्या है भाई? स्वर है, और उसी की सहायता ली गई है। ए का उच्चारण होता है तो ए धन ई होता है, लेकिन उसके उच्चारण में भी स्वर की ही सहायता ली गई है, न कि व्यंजन की। तो यहाँ दूसरे वर्ण से तात्पर्य व्यंजनों से है। अतः मैंने स्पष्टतः परिभाषा में लिख दिया है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। अब हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, और वे 11 कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार ये 11 वर्ण होते हैं या 11 स्वर होते हैं। अभी जैसा कि हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो इसमें 2 वर्ण और आते हैं। एक होता है अंग और एक होता है है। ठीक है, वैसे अंग को बोलते हैं अनुस्वार, और अह को बोलते हैं विसर्ग। और इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, इनको बोलते हैं, इन दोनों को मिला के इनको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात शब्द निर्माण में तो योग है इनका, कहीं ना कहीं बीच में लगकर ये शब्द का निर्माण तो करते हैं, परंतु इनसे प्रारंभ होकर कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए इनको अयोगवाह है। यानी कि नए शब्द के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं है, कोई योग नहीं है, इसलिए अयोगवाह है। बीच में जरूर लगते हैं। अब बात करें हम इनके विभाजन की। अब जो स्वर है, इन स्वरों का अलग अलग आधारों पर अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है। तो अगला अपना जो बिंदु बनता है वो बनता है स्वर विभाजन।
स्वरों का विभाजन। अब इनको अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया है, जिनमें सर्वप्रथम आता है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो कितनी उच्चारण समय या मात्रा। मात्रा हम जानते हैं कि मात्रा लगी है, आ की लगी है, ई छोटी ई की लगी है, बड़ी ई की लगी है, लेकिन ये मात्रा कहते किसे हैं? तो मात्रा, जैसा कि संगीत शास्त्र भी जानता है, इस बात को मानता है मात्रा को, और व्याकरण भी, दोनों ही मानते हैं। तो दोनों में ही उच्चारण में जो समय लगा है उस समय को ही मात्रा कहा जाता है। तो वही बोलने में, उच्चारण में जो समय लगा, तो यहाँ कम समय लगता है उसको एक मात्रा, और ज्यादा समय लगता है उसको दो मात्रा। संगीत शास्त्र में इनको लघु गुरु का नाम दिया जाता है, छंद शास्त्र में या संगीत शास्त्र में, दोनों में हम एक ही बात मानते हैं, लघु गुरु कहा जाता है। यहाँ ह्रस्व और दीर्घ कहा जाता है व्याकरण में। तो इस आधार पर दो भेद होते हैं। तो उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वो दो कौन कौन से होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। वो दो कौन कौन से होते हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उन दो में पहला नाम है पहला नाम आएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जब किसी वर्ण के या किसी स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसको एक मात्रा कहते हैं, और किसी में ज्यादा समय लगता है उसको दो मात्रा कहते हैं। तो अब हम यहाँ इसकी परिभाषा का लिखे हैं ह्रस्व स्वर की, तो इसमें लिखा जाएगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो परिभाषा हुई, वे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं? तो इसके लिए लिखा जाता है कि इनकी संख्या 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं भाई? अ, छोटी, छोटा ऊ और वी, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और जैसा कि अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अगला ही आधार, उसमें मूल स्वर भी यही होंगे। अब ये जो है ह्रस्व स्वर, ये 4 है। अगला जो भेद है वो है दीर्घ स्वर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि वे जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या बिल्कुल कम समय लगता है उनको तो क्या कहते हैं? ह्रस्व।
और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, मैं जितना इनको बोलने में लगा इन उससे दुगना समय लगा तो वे दीर्घ हो गए, वो बड़े हो गए। तो भाई वे स्वर या वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनमें एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, और अब इसमें दुगना समय लगता है तो मतलब दो मात्रा का समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ये परिभाषा भी सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ ये 4 है तो तयशुदा बात है कि बचे हुए जो स्वर हैं वो दीर्घ में गिने जाएंगे। तो फिर 11 में से 4 निकल जाते हैं तो 7 बचती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। और वे 7 कौन कौन से होते हैं भाई? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7। ठीक, अब हम इस आधार पर बात कर चुके हैं कि भाई उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर दो भेद हुए। अब अगले आधार की हम बात करें तो अगला आधार है रचना का आधार, कि भाई वर्णों की या स्वरों की बनावट भी तो होती होगी, रचना भी तो हुई होगी, किस प्रकार से हुई, कैसे बने, किन के मेल से बने, तो उसके बारे में चर्चा करें तो उस आधार पर अलग भेद है। तो जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3? तो पहला है मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब वे स्वर जिनकी उत्पत्ति हुई थी, बनाए नहीं गए हैं, जिन्होंने जन्म लिया था, जो कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक है वही तो मूल है। तो प्राकृतिक भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी कही थी कि आने वाले भेदों में इनकी चर्चा होगी, तो वही बात यहाँ आई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक ही मूल होते हैं, जिनका जन्म हुआ है वे ही मूल होते हैं, जो अपनी जड़ों के साथ पैदा हुए हैं वे ही मूल होते हैं, अर्थात जिनसे अन्य वर्णों की रचना हुई है वे ही क्या है, मूल है। तो आइए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो भाई वे स्वर जो आदिकाल में
उत्पन्न हुए थे अथवा जो प्राकृतिक हैं या जिनसे अन्य स्वरों की रचना हुई है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या 4 है और मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये वही 4 है जो ह्रस्व स्वर थे। तो कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, ये 4। अब इससे अगला जो है वो बनता है दीर्घ स्वर। साथियों, यही नाम आपने थोड़ी देर पहले सुना था, परंतु जब परीक्षा की घड़ी होती है तो हमें असमंजस की स्थिति में खड़ा करने लायक प्रश्न बनाता है। क्योंकि प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर दीर्घ स्वर होते हैं, तो ऑप्शन ए मिलता है 7, बी मिलता है 4, सी मिलता है 3 और डी मिलता है 2। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं मात्रा के आधार पर 7 होते हैं। हमारे जहन में बैठा होता है कि दीर्घ स्वर 7 है, तो हमारा उत्तर 7 पे चला जाता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। दरअसल रचना के आधार पर हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर होते हैं 3, ऑप्शन सी। क्योंकि यहां जैसा कि आप संधि नियम जानते हो कि संधि में जो दीर्घ संधि होती है, उस दीर्घ संधि में जो वर्ण, जो स्वर बनता है, जो मात्रा बनती है, वो आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की बनती है। संस्कृत में 4 होते हैं क्योंकि वहां बड़ी री भी होती है, लेकिन मैं बात हिंदी की कर रहा हूं तो यहाँ 3 ही होते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 3। तो इसलिए दीर्घ स्वर यहाँ अलग है और रचना के आधार पर अलग है, उच्चारण के आधार पर अलग है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई उच्चारण के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, तो फिर 7 है, तो फिर हमारा उत्तर होगा 7। तो अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यहां दीर्घ से मतलब है कि जिस स्वर, एक ही स्वर यानी कि समान स्वर के योग से बनने वाले स्वर दीर्घ होते हैं। समान स्वर का मतलब ए में ए ही मिले, क्योंकि एक के समान तो खुद ही होता है। भाई समान संख्या मिलने से तो कोई बात बनती है, कोई दूसरी संख्या बनती है, तो समान तो वही संख्या होती है। तो ठीक उसी प्रकार समान स्वर तो वही स्वर होता है। तो ए में ए मिलता है तो आ बनता है, ई में ई मिलती है तो ई बनती है, उ में उ मिलता है तो उ बनता है, री में री मिलती है तो री बनती है। इसी प्रकार ये दीर्घ स्वर बनते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है समान स्वरों के योग से बनने वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। और जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं, इनकी संख्या
तीन होती है। कौन कौन सी भाई? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं समान स्वर के योग से ए धन ए तो बराबर क्या होगा? आ। दीर्घ संधि में नियम है ई धन ई, ये भी नियम है। ऊ धन ऊ, तो ये भी नियम है। और यही तीन वहां बनते भी हैं दीर्घ संधि में, इसीलिए उस संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि है। तो साथियों, अब ये दीर्घ स्वर तीन है और अभी जो थोड़ी देर पहले आपने उच्चारण के आधार पर पढ़े थे वे दीर्घ स्वर 7